नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा की 2 छात्राएं पीएम से सवाल करने पहुंची। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में लिया भाग। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पीएम ने बच्चों से किया संवाद। हर जिले में बनेंगे वृद्ध सेवा आश्रम। करनाल में 3 महीने में शुरू की जाएगी सिटी ई बस सेवा। सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम में की घोषणा। ईडी की रडार पर फिर आए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। 14 दिन में दूसरी बार हुई पूछताछ। मानेसर लैंड डील से जुड़े मामले में कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया। हरियाणा की 2 छात्राएं दिल्ली में आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पर चर्चा के दौरान सवाल पूछने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि उनकी बारी नहीं आ सकी। वहीं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें किसी भी प्रेशर को झेलने के लिए खुद को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। दबाव को हमें अपने मन की स्थिति से जीतना जरूरी है। किसी भी प्रकार की बात हो, हमें परिवार में भी चर्चा करनी चाहिए। छात्रों को भारत के भविष्य को आकार देने वाले बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम उनके लिए भी एक परीक्षा की तरह है। परीक्षाओं से पहले छात्रों के साथ अपने आउटरीच कार्यक्रम के 7वें एपिसोड में बोलते हुए उन्होंने कहा कि छात्र पहले से ही कहीं अधिक इनोवेटिव हो गए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को शामिल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां एपिसोड है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के हर जिले में बुजुर्गों के लिए वृद्ध सेवा आश्रम खोले जाएंगे, जिनमें 50-50 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था होगी। करनाल में 3 महीने में सिटी ई बस सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में 50,000 प्लाट दिए जाएंगे। आवेदन के लिए 2 दिन बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के मॉडल टाउन के वार्ड 11 में जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि नए खोले जाने वाले वृद्ध सेवा आश्रमों में गरीबों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में खत्म होने के बाद तीसरे साल में प्रदेश सरकार ने विकास को गति देने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसके परिणाम अब मिलने लगे हैं। अब घर बैठे लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के लोगों को शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आ गए हैं। मानेसर लैंड डील मामले में उनसे 14 दिन में दूसरी बार पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मुख्यालय में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री से हो रही है। मानेसर लैंड डील से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि इससे पहले हुई पूछताछ में जांच के दौरान कई सवालों के जवाब भूपेंद्र हुड्डा ने सही नहीं दिए थे, जिसके बाद उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि इससे पहले 17 जनवरी को हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा से पूछताछ की गई थी। उस दौरान ईडी ने उनसे भूमि अधिग्रहण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ भी की थी। हरियाणा के नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने गिफ्ट लेने के एक मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए अपने निजी सहायक को तुरंत नौकरी से हटा दिया है, जबकि गिफ्ट देने वाले गुरुग्राम के सहायक अभियंता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि डॉक्टर कमल गुप्ता को पता चला कि उनके स्टाफ में शामिल निजी सहायक संजीव सरोहा ने गुरुग्राम के सहायक अभियंता से व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खाद्य पदार्थ गिफ्ट के तौर पर लिए हैं। जैसे ही मंत्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने सरोहा को तुरंत नौकरी से हटा दिया और वहीं सहायक अभियंता को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। आए दिन सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। अब जींद जिले में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। मृतकों की पहचान इगरा के रहने वाले प्रिंस और उसके दोस्त विकास के रूप में हुई है। दोनों एक ही बाइक पर थे। इगरा गांव का ही जगबीर दूसरी बाइक पर था। प्रिंस और विकास बाइक पर सवार होकर गांव इगरा बस अड्डे के पास आ रहे थे। जगबीर बाइक पर शहर से गाँव की तरफ आ रहा था। गांव के गोदाम के पास दोनों बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। प्रिंस, विकास और जगबीर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद
ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तीनों युवकों को संभाला तो प्रिंस और जगबीर की मौके पर मौत हो चुकी थी। विकास की सांसें चल रही थी, उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही विकास की भी मौत हो गई। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, जिससे हर वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। वहीं अंबाला के किसानों ने भी अपनी कई उम्मीदें जाहिर की हैं और कहा है कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे उन्हें पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूर्ण लागू करने की मांग की है। देखो, आने वाले बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। ये मोदी जी ने कहा था भी मेरे को प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनाओ, मैं सभी का कर्जा माफ करूंगा। और अंबाला में और हरियाणा के अंदर 5 फसलों के ऊपर कुदरत की मार पड़ी है, पीछे फ्लड आया है, किसान काफी घाटे में चले गए हैं और जो भी किसानों की लिमिट KCC है उसका संपूर्ण ब्याज माफ किया जाए और किसानों को कृषि यंत्र जो प्रणाली प्रबंधन के लिए हैं, बड़े बड़े 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर किसानों को बहुत कम रेटों के ऊपर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि सरकार चाहती है भी ये पराली को आग ना लगाएं। उस पराली प्रबंधन के लिए किसानों के पास बहुत कम कैपेसिटी के ट्रैक्टर और साधन है, जिससे पराली का समाधान नहीं हो सकता। हम उम्मीद करेंगे सरकार तक ये बात जाए और सरकार इन समस्याओं का हल करे और जो भी हमारी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। नैनो यूरिया की जबरन बिक्री किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया और कृषि कल्याण विभाग के उप निदेशक कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने कहा कि उन्हें शिकायत मिल रही है कि प्रदेश में नैनो यूरिया खाद की जबरन बिक्री हो रही है। खाद विक्रेताओं द्वारा किसानों के साथ मनमानी कर आवश्यकता से ज्यादा नैनो यूरिया खाद थोपा जा रहा है, जिससे किसानों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि यदि खाद विक्रेताओं पर रोक नहीं लगाई गई तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होगी। वहीं कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया कि किसी भी किसान को जबरन नैनो यूरिया नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा लेटर भी जारी किया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में हमें शिकायत मिल रही है, नैनो यूरिया को जबरदस्ती बेचा जा रहा है किसानों को। जब वो प्रमाणित नहीं है, देश में उसकी ट्रायल की गई नहीं, तो उसको जबरी क्यों बेचा जा रहा है? बाजार में हो किसान कोई ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो कट्टे वाला यूरिया उसके साथ हमें ये जबरदस्ती दिया जा रहा है। तो इसके विरोध में आज हमने करनाल में प्रदर्शन किया। यहाँ जो कृषि विभाग का कार्यालय है, यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि हम इस बारे में पत्र जारी कर देंगे, कोई जबरी किसान के साथ नहीं होगी, क्योंकि ये 250 रुपये का नैनो, 300 रुपये की मजदूरी, तो ये बहुत महंगा पड़ता है और इसके परिणाम भी अच्छे नहीं आए हैं। पहले यूरिया आता था 260 रुपये का, उससे महंगा है ये। हाँ, उससे उतने का ही है। तो और इसमें लेबर ज्यादा है, एक्स्ट्रा ज्यादा खर्चा है। जब मैं एक उसकी ट्रायल नहीं देश में की गई, बिना ट्रायल के किसके दबाव में और कैसे इसको उतार दिया गया? क्या बताया गया कि कितने कट्टे लेने होंगे फिर ये मिलेगा? वो तो दुकानदार अपनी मोनोपोली है। 1 कट्टे के साथ 2 दे दिए, 4 कट्टे के साथ 2 दे दिए, जबरदस्ती। इतना यूरिया देते ही नहीं वो दूसरे वाला, इतना देते नहीं। क्या मांग की गई है? अब हमने इनको कहा कि आप इसका आदेश जारी करो, कोई जबरी नहीं होगी। इन अधिकारियों ने कहा कि हम आज ही इसका आदेश जारी कर देंगे, अगर कोई बिक्री करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। झज्जर में ठंड से 2 दिन की राहत के बाद सोमवार को फिर से कोहरे और ठंड से लोगों को परेशान कर दिया। कोहरे के कारण दृश्यता 15 से 20 मीटर तक ही रही। सोमवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में बार बार मौसम में जबरदस्त बदलाव और तापमान परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले 35 दिनों से संपूर्ण मैदानी राज्यों, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ हाड़ कपा देने वाली ठंड अपने प्रचंड तेवर दिखा रही है। आमजन को कोहरे, शीत दिवस, शीतलहर से लगातार रूबरू होना पड़ रहा है। पिछले 2 महीने से कमजोर मौसम प्रणाली की वजह से बारिश नदारद रही, जिसकी वजह से सूखी ठंड ने तीखे तेवर दिखाए हैं। वहीं आने वाले दिनों में 1 फरवरी से छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है। इस बदलाव के पीछे लगातार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना ही है।
डीएवीपीजी कॉलेज में आयोजित 44वें इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल के दूसरे दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामपाल सैनी ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। डॉक्टर रामपाल सैनी ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति समाज के विकास की धुरी है जो युवा महोत्सवों और सांस्कृतिक आयोजनों से विकसित होती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हरियाणा के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि युवा महोत्सव एक उत्सव है जो युवाओं में ऊर्जा भरता है। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।